नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त। अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए सीएम धामी ने गठित की कमेटी। देहरादून में भाजपा नेता विरोध हत्याकांड में 7 आरोपित फरार। पुलिस की 5 टीमें जांच पड़ताल में जुटी। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य। शिक्षकों की नौकरी पर गहराया संकट। फॉर्मूला तय नहीं कर पाया विभाग। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान में लगेंगे टेक्निकल वॉलंटियर। बैलो संघ करेंगे सहयोग। फॉर्म वितरण के बाद करेंगे डिजिटलाइजेशन। पाकिस्तानी सिख परिवार को हाईकोर्ट से राहत। भारत छोड़ने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक। राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार में 1400 से अधिक नशा तस्करों और अपराधियों पर कार्रवाई। बाहरी लोगों पर भी किया गया सत्यापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मानसून सीजन को देखते हुए नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। नगर आयुक्त ने कहा कि बरसात के 3 महीनों में संवेदनशील क्षेत्रों में के आपदा की आशंका दिख रही थी। इसलिए नगर निगम ने 24 घंटे संचालित होने वाले आपातकालीन कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया। इसके साथ ही शहर के नालों, नदी नालों की सफाई का भी कार्य लगातार किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि रिस्पना नदी सहित अन्य जल निकासी तंत्रों के बड़े स्तर पर सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में पूरे भारत में मानसून की घटना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये 3 महीने विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव रहते हैं। हमने नगर निगम में जो आपातकालीन केंद्र है सक्रिय कर दिया है। ये 24 घंटे एक्टिव है। इसमें सफाई से लेके पत्रकार सारे लोग हैं। इसके अतिरिक्त आपदा कंट्रोल रूम के जो नालियों की सफाई है ये भी हम लोग कर रहे हैं। नदियों की सफाई का भी काम चल रहा है। रिस्पना पे भी एक बड़े स्तर पे सफाई का कार्य होना है। बीच में बारिश हो जा रही है तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है कि बारिश में हम उसमें जेसीबी और अन्य जो डंपर है नहीं डाल सकते, लेकिन जो मौसम 1-2 दिन का मिलेगा तो बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे। बनबसा में मेडिकल स्टोर संचालक पर दर्द दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके घर पहुंचकर मामले में समझौते का दबाव बना रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और क्षेत्र की महिलाओं ने थाने का घेराव किया। सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग पीड़िता के परिजनों के साथ बनबसा थाना पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। हम ये कहते हैं वो हमारी छोटी बहन लगती है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो ये अंजनी विक्रम है, भुवनचंद जोशी है और क्या कहते हैं अपना ये सोनू है, ये तीनों अभी भी घूम रहे हैं बाहर। इतना समय हो गया, पुलिस कह रही है कभी आज मिलेंगे, कल पकड़े जाएंगे, वो अभी भी बाहर हैं। वो जब तक आप पकड़े जाएंगे कैसे हो चलेगा। तो बहन का घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। अब जब इतने ही लोग आसपास के लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे होगा। पुलिस ने थोड़ा इसमें कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पकड़ के लाओ और उनको थाने में बंद करो और उनके पास सख्त सख्त कार्रवाई हो। डोईवाला नगर पालिका में कार्यरत कूड़ा गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्पर वेतन कटौती के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि निर्धारित वेतन में बिना किसी उचित कारण के लगातार कटौती की जा रही है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से वेतन में कटौती की जा रही है, जिसका वो लंबे समय से विरोध कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने के बाद उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के परिवार को लेकर फैली एक बड़ी अफवाह पर अब विराम लग गया है। सोशल मीडिया पर जसपाल राणा की मां के निधन की खबरें तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन अब अस्पताल के सामने आए एक वीडियो ने उन दावों को गलत साबित किया। इस वीडियो में जसपाल राणा की मां अस्पताल में उपचाराधीन नजर आ रही हैं। फिलहाल उनकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। खबर डोईवाला से है, जहां पर सेमलास ग्रांट पे स्वच्छ गंगा अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह का
भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्पर्श गंगा अभियान के राष्ट्रीय संयोजिका, फिल्म निर्माता, अभिनेत्री एवं समाजसेवी डॉक्टर आरुषि निशंक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कान्याल ने की। अपने संबोधन में डॉक्टर आरुषि निशंक ने कहा कि स्पर्श गंगा अभियान से अब तक 5.5 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरुषि जी, क्योंकि वो स्पर्श गंगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनका फर्ज भी बनता था, उनका कर्तव्य बनता था कि अपने क्षेत्र में भी एक जागरूकता अभियान चलाए। और उसी जागरूकता अभियान के तहत डॉक्टर आरुषि निशंक आज यहाँ दुधली क्षेत्र में पहुंची और आपने जनता से आह्वान किया, मातृशक्ति से आह्वान किया कि हमें स्वच्छ भारत अभियान, हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए और ये स्पर्श गंगा अभियान से हम सब लोगों को जुड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितनी आज हमने मातृशक्ति में जागरूकता देखी, कई बार भी अपनी मातृशक्ति को देखती हूँ, मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये वो मातृशक्ति है जिन्होंने अपने घर को भी बनाया है, समाज को बनाया और इस देश को भी बनाया है। तो आज बस इन्हीं लोगों से थोड़ी प्रेरणा लेने और इन लोगों से थोड़ा सीखने आज मुझे यहाँ दुधली गाँव में आने का मौका मिला। और बहुत ही प्यारा गांव रहा है हमेशा से, और काफी मैं पिताजी के साथ भी इस गांव में बहुत घूमी हूँ। आज आरुषि जी यहाँ पर पहुंची थी और काफी समय उन्होंने यहाँ पर दिया और एक वृक्ष माँ के नाम जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके निमित्त एक वृक्ष यहाँ पर लगाया और सबसे आह्वान किया कि सभी लोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक वृक्ष अपने आवास पे, अपने क्षेत्र में जरूर लगाएं। और स्पर्श गंगा के लिए उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस गंगा स्वच्छता के अभियान में भी प्रतिभाग करें। तो सभी लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम बहुत सफल। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 13.83 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क किए जाने की बात राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आया था और उसी समय कथित अनियमितताएं हुई थी। कि देश के अंदर छात्रवृत्ति घोटाला कांग्रेस के जमाने में हुआ और उत्तराखंड में भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय का ये छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। और अब जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उनकी संपत्तियां जब्त की हैं, तो ये प्रवर्तन निदेशालय का बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा उनका जो है ये कदम माना जा रहा है। छात्रवृत्ति उन गरीब निर्बल छात्रों को मिलती है जो पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर पढ़ने की ललक है, उनके अंदर प्रतिभा है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 में पर्यटन परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए 514 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राज्य में अल्ट्रा मैराथन, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और विंटर कार्निवाल जैसे आयोजनों के लिए एडवेंचर इवेंट कैलेंडर तैयार किया गया है। साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होम स्टे, ट्रैकिंग, नेचर गाइड और राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों हेतु वर्ष 2026-27 के लिए 514 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आज जो हमारी 24वीं बोर्ड बैठक हुई है, पर्यटन विकास, मानव संसाधन शुद्धिकरण, साहसिक पर्यटन, कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन किया गया। बैठक में पूर्व बोर्ड निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कार्मिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने तथा आवश्यकता अनुसार
संविदा एवं आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 2 दिवसीय प्रदेश दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उनका ये दौरा संगठनात्मक रणनीति और आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर गतिविधियों को तेज करने पर चर्चा करेंगी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं अगली सरकार आने में, लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद से अब आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से कुमारी शैलजा जी आपको यहाँ दिख रही हैं लगातार। लेकिन क्या उससे पहले जो 4 साल बीते, जो 22 में हमारे चुनाव हुए, शुरू में हो गए थे, आप समझिए कि पूरा 22 है, 23 है, 24 है और 25 का भी कई महीनों क्यों, आपने उसमें देखा कि कुमारी शैलजा जी का प्रवास यहाँ हुआ? खबर देहरादून से, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। हाल में दुष्यंत कुमार की शिकायत पर सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सुरेश राठौर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुझे देना भूल जा रहे थे, ऐसे घूमने आ जाऊंगा तो वहाँ बुक करा देना ना। मैं बुक तभी करा लूँ, आपको क्या और वो गढ़वाल यार, आप संडे सैटरडे के दिन आते ना गाँव तो मजा आता है। संडे के दिन व्यवस्था नहीं करी, वो भाव देवी के। सबसे पहले जिस मामले में राठौर जी को गिरफ्तार किया गया है वो सीधा सीधा ये होता है कि जो वीआईपी के नाम पर जो उत्तराखंड में जो हो हल्ला चल रहा था और उस पर जिस प्रकार से उनके बयान आए थे, उस आधार पर जो दुष्यंत कुमार जी ने जो मुकदमा डाला था उसके आधार पर उनको पकड़ लिया गया। चलो, किसी की रिपोर्ट के अनुसार उनको पकड़ लिया गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन उस केस में मेरा मानना तो स्वयं का ये है कि अगर सरकार जो पहले से वीआईपी का खुलासा कर दी थी तो दुष्यंत कुमार जी द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर राठौर जी का पकड़ाया जाना उचित समझा जा सकता है। खबर रुद्रपुर से, जहां बीते दिन भाजपा नेता सतनाम सिंह के घर के बाहर हथियारबंद बदमाशों द्वारा धावा बोलने और परिवार को भयभीत करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों रमन कक्कड़ और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक लोडेड पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड 2022 से ही प्रदेश की राजनीति में बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। इस मामले ने लंबे समय से राजनीतिक तूल पकड़ा है और समय समय पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। उक्त मामले में विपक्षी दलों के साथ ही आमजन ने भी आक्रोश देखने को मिला। सरकार के निर्देश पर पुलिस ने दोषियों को पकड़कर कार्रवाई शुरू की, लेकिन सजा के बाद भी अंकिता के माता पिता, सामाजिक संगठन और विपक्ष का विरोध जारी रहा। आरोप था कि पुलिस और एसआईटी इस हत्याकांड के पीछे मुख्य आरोपी वीआईपी का नाम छुपा रही है, जिसके दबाव में हत्या की गई। वहीं यह मामला जांच के बीच 22 दिसंबर 2025 को मामला फिर सुर्खियों में आया, जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर और सोशल मीडिया पर एक विवादित ऑडियो क्लिप जारी की।
क्लिप में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला के बीच कथित बातचीत में वीआईपी के नाम का जिक्र था, जिसके तहत कई भाजपा नेताओं के नामों को सम्मिलित किया जा रहा था। उसके बाद भी प्रदेश भर में आंदोलन हुए और सीबीआई जांच की मांग तेज हुई। वहीं धामी सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। जांच अब भी जारी है, लेकिन उर्मिला सनावर की कथित ऑडियो क्लिप के बाद 5 जनवरी 2026 को सत्ता पक्ष के नेता ने क्लिप को फर्जी बताते हुए सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर कार्रवाई की मांग की थी। हरिद्वार, देहरादून के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। भाजपा नेता द्वारा आरोप लगाया गया कि किसी साजिश के तहत भाजपा नेताओं को बदनाम कर प्रदेश में तनाव, उपद्रव और दंगे फैलाने की कोशिश की गई। देखिए रिपोर्ट। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को डालनवाला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हरिद्वार के बुक्कावाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मुकदमे में हुई है। हाल ही में हाईकोर्ट ने राठौर के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमों में से 2 को निरस्त कर दिया था, जबकि 2 मामलों में जांच जारी रखने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं में से एक मामले में ये कार्रवाई की गई है, जिस पर कोर्ट ने राठौर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया, जिस पर एक बार फिर अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम और उसकी गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलचल को और प्रदेश में गर्म कर दिया है, जिस पर फिर ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। माह जनवरी में श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को खराब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी थे, जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। सबसे पहले जिस मामले में राठौर जी को गिरफ्तार किया गया है, वो सीधा ये होता है कि जो वीआईपी के नाम पर जो उत्तराखंड में जो हो हल्ला चल रहा था और उस पर जिस प्रकार से उनके बयान आए थे, उस आधार पर जो दुष्यंत कुमार जी ने जो मुकदमा डाला था, उसके आधार पर उनको पकड़ लिया गया है। चलो, किसी की रिपोर्ट के अनुसार उनको पकड़ लिया गया, ये तो समझ में आता है, लेकिन उस केस में मेरा मानना तो स्वयं का ये है कि अगर सरकार जो पहले से वीआईपी का खुलासा कर देती तो दुष्यंत कुमार जी द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर राठौर जी का पकड़ाया जाना उचित समझा जा सकता है। पॉलिटिकल मूव के रूप में मैं देखता हूं, और सुरेश राठौर और की गिरफ्तारी होना, गौतम का रिपोर्ट करना, ये इनकी अपने पार्टी का अंदरूनी मामला है। हालांकि मुझे लगता है कि चीजों को बदलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है वीआईपी कौन था अंकिता के मामले में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और सनावर ने नाम लिया था, सनावर जो है राठौर के थ्रू ही लोगों की नजर में आई थी। देखिए, इसमें पुलिस अपना काम कर रही है। कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम समझते हैं कि किसी को भी किसी का चरित्र हरण करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार से पिछले दिनों में जो देवभूमि में एक भूचाल लाने का प्रयास उन्होंने किया था, तो उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल पुलिस उसमें कर रही है, और जो भी उनको आवश्यकता लगेगी तो उसके अनुरूप वो कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि सुरेश राठौर ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों सहसपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कई ऑडियो शेयर किए थे। इन ऑडियो को कथित रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा बताया गया था। शिकायतकर्ताओं दुष्यंत गौतम और आरती कौर ने आरोप लगाया था कि प्रसारित सामग्री जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के मकसद से तैयार की गई थी। वहीं सुरेश राठौर ने देहरादून और हरिद्वार में अपने खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर में लगे आरोपों को निराधार बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब छवि खराब करने और अफवाह फैलाने के आरोप में राठौर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। लेकिन कहीं न कहीं इस गिरफ्तारी के बाद अंकिता हत्याकांड में वीआईपी एंगल पर सियासत फिर गर्मा गई है। देखने वाली बात यह होगी कि सुरेश राठौर की गिरफ्तारी से ये मामला और क्या नए तथ्य पेश करता है, या फिर केवल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही इस मामले को लेकर चलता रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का